अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 मार्च 2015 की सुबह 9:27 पर एक त्यारे का फ्रांस के शहर मर्जलीस की एयर कंट्रोल सेंटर से राब्ता हुआ। ये एयरबेस A320211 थी, जिसे जर्मन विंग्स के जेर इंतजाम चलाया जा रहा था। ये प्रवास स्पेन के शहर बार्सिलोना से जर्मनी के शहर डोजल्डोर्फ की जानिब गामजन थी। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। 9:30 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कैप्टन को इस रास्ते पर जहाज उड़ाने की क्लियरेंस मिल गई। कुछ मिनटों बाद ही कुछ गलत दिखाई देने लगा। मर्सिडीज में कंट्रोल सेंटर ने देखा कि जहाज की बुलंदी तकरीबन 30,000 फुट थी, जो इन्हें असल बताई गई जहाज की बुलंदी से 2,000 फुट कम थी और मुसलसल मजीद कम हो रही थी। कंट्रोल सेंटर ने पायलट से रब्ता किया और पूछा कि आपको किस बुलंदी पर जहाज उड़ाने की क्लियरेंस दी गई थी, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगले 30 सेकंड तक एयर कंट्रोल सेंटर ने जहाज के बाकी अमले से 2 बार मजीद रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। 9:34 पर कंट्रोल सेंटर ने एक बार फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। 9:35 से लेकर 9:39 के दौरान कंट्रोल सेंटर ने मुतअद्दिद बार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर फ्लाइट क्रू से रब्ता करने की कोशिश की। फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एक और जहाज ने भी रब्ता किया, लेकिन हर दफा जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 से कोई जवाब नहीं मिला। 9:40 पर रडार से जहाज का रब्ता खत्म हो गया। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने खतरे की घंटी बजा दी, ये जानते हुए कि जहाज और जहाज में सवार अमला और मुसाफिर शदीद खतरे में हैं और उनको फौरी मदद की जरूरत है। 9:41 पर जहाज यूरोप के पहाड़ी सिलसिले एल्प्स की एक माउंटेन साइड से टकरा गया, लेकिन क्यों और कैसे जानेंगे इसी वीडियो में इस क्रैश के पीछे की अनोखी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, ये हादसा दूर दराज पहाड़ी पर पेश आया था। क्योंकि वहां तक रोड के जरिए रसाई मुमकिन न थी, इसलिए इमरजेंसी अमले को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। हादसे वाली जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन जहाज के टुकड़े बहुत छोटे थे। कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर्स उसी हफ्ते मिल गए थे, अगरचे उन दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जब फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स ने इकट्ठे किए गए डाटा को आपस में जोड़ा तो मालूम हुआ कि यह हादसा एक पूरी प्लानिंग की वजह से हुआ है। जी हाँ, जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन ये काम टेररिस्ट का नहीं था। तो आखिर किसका था? लेट्स गो बैक। 9:30 पर एयर कंट्रोल सेंटर की तरफ से बताई गई बुलंदी पर जहाज को लेवल करके बाथरूम जाने के लिए कैप्टन कॉकपिट से बाहर आ गए। जब वो बाथरूम में थे तो जहाज को कॉकपिट में फौरी तौर पर कम बुलंदी पर सेट कर दिया गया। 9:34 पर कैप्टन वापस आते हैं और कॉकपिट में जाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन इनको इजाजत नहीं दी जाती। दरवाजे को लॉक कर दिया गया था। कॉकपिट डोर के बाहर खड़े कैप्टन को समझ आ गई थी कि को पायलट ने जहाज को हाईजैक कर लिया है, इसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2001 के बाद पायलट्स को हाईजैकर से बचने के लिए कॉकपिट्स को चेंज कर दिया गया था, इसलिए कॉकपिट में दाखिल होने के लिए क्रू मेंबर को इंटरकॉम पर कॉकपिट पे कॉल करनी होती है और बाहर कीपैड पर सेक्रेट कोड दबाने से कॉकपिट में बजल बजने लगता है। इस लम्हे अंदर बैठा पायलट डोर कंट्रोल को स्विच करके अनलॉक कर सकता है और इस तरह क्रू मेंबर अंदर जा सकता है। जहाज के अमले को इमरजेंसी कोर्स भी दिए जाते हैं, वो कॉकपिट के अंदर किसी खतरे के दौरान इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हैं। इस सूरत हाल में 30 सेकंड्स का टाइमर लगता है और 5 सेकंड्स के लिए कॉकपिट डोर ओपन हो जाता है। लेकिन अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हो तो कॉकपिट में बैठे पायलट इस एक्सेस को भी डिनाई कर सकते हैं। जैसे कि हाईजैकिंग के दौरान पायलट्स डोर को लॉक करके तमाम तरह इमरजेंसी एक्सेस को रोक सकते हैं। यही वो तरीका था जो को पायलट ने इस्तेमाल करके कॉकपिट डोर को मुकम्मल तौर पर कैप्टन के लिए लॉक कर दिया और जहाज को मुसलसल नीचे जाने दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक 9:39 पर कॉकपिट डोर पर काफी शोर होता रहा। कैप्टन बार बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अंदर जा सके, लेकिन दरवाजे को अंदर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। कैप्टन ये दरवाजा आखिर कैसे तोड़ सकता था जिसे असलहा से लेस हाईजैकर से बचने के लिए बनाया गया हो? सब जानते थे कि जहाज मुसलसल नीचे जा रहा है। आखिर इस क्रैश में सब के सब मारे गए। 144 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू मेंबर्स, कैप्टन और को पायलट मरने वालों में शामिल थे। इन मुसाफरों में एक स्कूल की पूरी क्लास भी शामिल थी जो अपनी फील्ड ट्रिप के बाद स्पेन से वापस आ रही थी। 34 साल कैप्टन पैट्रिक सेंडनहाइमर 2 बच्चों का बाप था। इस हादसे के बाद इसकी बीवी ने इसके नाम पर एक फाउंडेशन बनाई जिसका मकसद बच्चों और नौजवानों की डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करना था। वो पायलट एंड्रियास लुबिट्स 27 साल के थे और बचपन ही से पायलट बनना चाहते थे। इसके बेडरूम में एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर्स लगे हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद फौरन इसने लुफ्थांसा फ्लाइट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इसे ये प्रोग्राम रोकना पड़ा। वो डिप्रेशन का शिकार था जिसे एंटी डिप्रेसेंट से ट्रीट किया जा रहा था और अपने साइकेट्रिस्ट के जेरे नज़र इसने काफ़ी मंथ गुजारे थे। आखिरकार इसे मेडिकल रिकमेंडेशन लेटर मिल गया।
कुछ महीनों के बाद इसका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और फिट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट भी दोबारा इशू कर दिए गए। लेकिन अगर इसे मजीद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती तो इसे फ्लाई करने से रोक दिया जाता। इसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। एरिजोना बेस पर यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दिए गए एक डॉक्यूमेंट फिल करते हुए उसने लिखा कि वो कभी भी किसी ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं हुआ। ये झूठ था जिस पर वो पकड़ा गया। फेडरल एविएशन एकेडमी की एप्लीकेशन पर झूठ लिखने की सज़ा या तो जेल है या आपके फ्लाइंग कैरियर का एंड। लेकिन उन्होंने इसे दोबारा मौका दिया। उसने एडमिट किया कि हाँ मुझे डिप्रेशन था और इस तरह इसे एरिजोना जाने की इजाज़त मिल गई। 2013 में उसने लुफ्थांसा के मातहत लो बजट एयरलाइन जर्मन विंग्स को ज्वाइन कर लिया। एक साल बाद ही इसका डिप्रेशन वापस लौट आया। वो हर हफ्ते ऑप्थोमोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता क्योंकि उसे लगता था कि वो अंधा हो रहा है। उसके मुताबिक उसे स्टार्स, लाइन्स और उड़ते हुए कीड़े नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को स्कैनिंग से कुछ नहीं मिला। हाँ, उसे बताया गया था कि उसे हाइपोकॉन्ड्रिकल नामी बीमारी का सामना है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान बगैर किसी वजह के अपनी सेहत के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहता है। जनवरी 2015 में अपने साइकेट्रिस्ट के पास आया जिसने उसकी पहले भी मदद की थी। लोबिट्स ने वहाँ साइकोथेरापी हासिल की और एंटी डिप्रेसेंट लेते हुए उसने अपना काम जारी रखा। फरवरी से मार्च तक काफ़ी डॉक्टर्स की तरफ से उसे सिक नोट्स मिले। वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था। वो कुछ बदलना चाहता था। किराए से 4 रोज़ कबल वो अपने कंप्यूटर की तरफ गया और उसने एयरबस A320 कॉकपिट डोर के लॉकिंग मैकेनिज्म को समझा। डुससेल्डोर्फ से बार्सिलोना की तरफ आउटबाउंड फ्लाइट के दौरान वो एक बार इसको टेस्ट भी कर चुका था जब कैप्टन पैट्रिक सेंडनहाइमर कॉकपिट से बाहर थे। लेकिन रिटर्न फ्लाइट पर इसने यही करके जहाज़ को हाईजैक कर लिया। ये सब कैसे हो सकता है? आखिर लोबिट्स ऐसा क्यों करेगा? पायलट्स को सेहत की देखभाल और सालाना चेकअप की ज़रूरत होती है, लेकिन दिमागी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा नज़रअंदाज हो सकती है। लोबिट्स को उसके डॉक्टर्स ने काम करने के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ये अपने ऑफिसर्स को नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई लोबिट्स की तरह पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो तो एक डॉक्टर अपने और अपने मरीज के दरमियान के राज को हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर सकता है। तो आखिर इतने सारे डॉक्टर्स जिन्होंने सिक नोट्स लिखे और इसको अनफिट डिक्लेयर किया, उन्होंने क्यों नहीं इसी पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार दिया? डॉक्टर्स को लगता था कि लोबिट्स खुद के लिए तो खतरा हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। डिप्रेस्ड होना आपको किलर नहीं बना देता। या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स ये ना चाहते हों कि डॉक्टर और मरीज के दरमियान राजदारी को अयां किया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि काफ़ी ममालिक में कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। जर्मनी में प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इस हादसे के बाद यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने काफ़ी हिफाजती फरामीन भी जारी किए। साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को पायलट्स के लिए ज़रूरी करार दिया गया। काफ़ी एयरलाइंस ने यह असूल भी इख्तियार किया कि लाजमन 2 आदमी कॉकपिट में हमेशा मौजूद होंगे। 2015 में जर्मन विंग्स को यूरो विंग्स में बदल दिया गया। आखिर में लुफ्थांसा ने इस हादसे के मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा भी दिया। लेकिन अब भी सवाल ये है कि आया कि ये सब काफ़ी है? फैमिलीज़ को ऐसे नुकसानात का सामना करना पड़ा है जिसे पैसे से नहीं भरा जा सकता। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें। और हमारे चैनल अराउंड दी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल द एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।